क्लास 10th के प्रथम अध्याय का अंतिम टॉपिक है हमारा बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। प्राचीन काल से ही हमारे देश पर विदेशियों की नजरें, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, खनिज और साम्राज्य के लिए वो लोग लालायित रहते थे। तो हमारे देश पर जो प्राचीन काल से जो आक्रमण हो रहे हैं उनमें यूनानियों के, सिकंदर का नाम सुना होगा, सिकंदर महान यूनानी आक्रमणकारी। यूनानियों के बाद जो हिंद यूनानी, और उसके बाद अगर एक महत्वपूर्ण भारत के इतिहास में जो स्थान रखते हैं उनमें विदेशी आक्रमणकारियों में नाम आता है शकों का, हूण का और कुषाण का। तो इस अंतिम अध्याय में हम शक, हूण और कुषाण शासकों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही आत्मसातीकरण, ये विदेशी लोग थे, विदेशों से भारत में आए और भारत में ही बस गए। भारत में बसने के साथ ये लोग विदेशों से आकर हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा बन गए। हमारी सभ्यता और संस्कृति के रीति रिवाजों को, परंपराओं को इन्होंने आत्मसात कर लिया। हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा गुण है, विशेषता है समन्वय की, ग्रहणशीलता की। हम उनकी अच्छी बातों को भी स्वीकार करते हैं और हमारी अच्छाई है वो अगले जो भी विदेशी आए उन्होंने हमारी अच्छी संस्कृति की विशेषताओं को अंगीकार कर लिया और हमारी संस्कृति का ही हिस्सा बन गए। ये विदेशी होने के साथ ही कुछ ही समय में ये भारतीय शासक बन गए। देखते हैं इन शासकों में सबसे पहले शक कौन थे, कहां से आए, कैसे आए, ठीक है, क्या स्थिति रही है। शक मध्य एशिया की एक जाति थी, ठीक है, मध्य एशिया की एक जाति थी। अगर हम इंडिया का आज का, अगर वर्तमान इंडिया का मैप अगर देखें तो इस प्रकार का इंडिया का उत्तर पश्चिम का जो मैप है, इधर ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान, ठीक है ना, ये अफगान, ठीक है, अफगानिस्तान। तो ये मध्य एशिया, इससे ऊपर ये इधर से अफगानिस्तान से भारत में प्रवेश करते हैं, एंटर होते हैं। अफगानिस्तान से ये बोलन दर्रे से होते हुए, ये मध्य एशिया की जाति थी, ठीक है, क्रूर बर्बर जाति, और ये मध्य एशिया से अपने भाग्य को आजमाने के लिए भारत की और अफगानिस्तान। हमने पहले पढ़ा था मौर्य वंश के बारे में, जब आप सिकंदर के बाद उसके सेल्यूकस को उसके उत्तराधिकारी कहते हैं, उसके सेनापति कहते हैं, सेल्यूकस को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को जीत लिया था। तो उस अफगानिस्तान वाले क्षेत्र जहां से हमारा साम्राज्य शुरू होता, जिसे हम वृत्तर भारत, गौरवशाली भारत, ठीक है, समझ, अफगानिस्तान से हमारी सीमाएं शुरू होती थी। तो यहां अफगानिस्तान से बोलन दर्रे से होते हुए ये शक हमारे भारत में प्रवेश करते हैं। शकों की 5 शाखाएं ने भारत पर शासन किया, ठीक है, 5 शाखाएं रही शकों की, ठीक है। जैसे ही वो एंटर होते ही सबसे पहले अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ठीक है, तो पहली शाखा जो थी वह अफगानिस्तान में स्थापित हुई इनकी। कहां पर हुई? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। और इसकी राजधानी कहां थी? ये राजधानी है इसकी, ठीक है। अफगानिस्तान से जो शक एंटर हुए उनकी राजधानी थी कपिशा, या फिर थोड़े आगे बढ़े, सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चीनाब, झेलम नदियां, 5 नदियों का स्थल, उपजाऊ क्षेत्र पंजाब। दूसरी शाखा इनकी स्थापित हुई पंजाब में। कहां? पंजाब। पंजाब की राजधानी थी तक्षशिला,
सुना है तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला दूसरी क्षेत्र, तीसरे में ये तक पंजाब वाले क्षेत्र से आगे बढ़ गए। अगर हम भारत के मैप को, ठीक है, इस प्रकार से अगर हम आगे चले, यहाँ नेपाल, ठीक है, इससे आगे चला तो यहां हमें मिलता है मथुरा, क्या, मथुरा। तो फिर ये आगे चलकर मथुरा तक पहुंच गए। तो तीसरी शाखा स्थापित कहां हुई? मथुरा में। तो तीसरी शाखा इनकी थी मथुरा में, ठीक है, राजधानी भी मथुरा, ठीक है। फिर ये पश्चिमी भारत की ओर बढ़े इस तरफ, ठीक है। ये पश्चिमी भारत में दो महत्वपूर्ण शाखाएं रही, वो इंपॉर्टेंट है, दोनों एक महत्वपूर्ण शासक रहे, ठीक है। एक के अगर इस तरफ बढ़े तो ये उज्जैनी, ठीक है, हमने पढ़ा था महाजनपद काल। महाजनपद काल में अवंती राष्ट्र, अवंती एक महाजनपद था, उसकी राजधानी थी उज्जैनी, वही उज्जैन, आज भी वही उज्जैन, ठीक है, उज्जैनी भी लिख सकते हैं। तो पश्चिमी भारत की जो शाखा स्थापित हुई थी उसकी राजधानी थी उज्जैन, ठीक है, लंबे समय तक शासन किया। और पांचवी शाखा थी वह दक्षिण भारत में रही, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें पता, महाराष्ट्र पहुंचते हैं, बंबई से आगे नासिक, नासिक में तीसरी शाखा स्थापित, पांचवी शाखा स्थापित हुई, सॉरी है। तो ये 5 शाखाओं में शक विभाजित हुए, यो कहे, इन्होंने 5 स्थानों से अपना शासन संचालित किया। सबसे महत्वपूर्ण शाखाएं रही उज्जैन और नासिक की, जो दक्षिण भारत तक लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। 4वीं शती तक इनका शासन भारत में विद्यमान रहा, उसके बाद इनका अंत हो गया। शक जो शासक, विदेशी शासक थे, भारत में आए, इन्होंने राजा, महाराजा धीराज, परम भट्टारक जैसी कोई उपाधि धारण नहीं की। ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप, ठीक है। और कोई बड़ा अपने आप के साम्राज्य, शक्ति, संसाधन बढ़ गए तो उसने क्षत्रप के आगे महाक्षत्रप लगा दिया, महाक्षत्रप, ठीक है। इन शासकों की अगर हम बात करें, शक शासकों की, तो शकों में मुख्यतः 2 शासकों के नाम बहुत उल्लेखित हैं। एक तो है नहपान का, नहपान, नहपान एक महत्वपूर्ण शासक रहा, ठीक है। नासिक, दक्षिण भारत में नहपान का और सातवानों का संघर्ष चला। दक्षिण भारत में इधर सातवान थे, आंध्र सातवान, ठीक है। नहपान का और सातवानों के साथ संघर्ष चला। नहपान का जो संघर्ष हुआ वह सातवान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ हुआ। किसके साथ? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ इसका संघर्ष हुआ। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, किनके साथ संघर्ष हुआ? एक सिक्का, बहुत सारे सिक्के मिले जोगलथंबी से। कहां से? जोगलथंबी से सिक्के मिले। उन सिक्कों पर गौतमी पुत्र का नाम अंकित है। सिक्के नहपान ने जारी किए थे और उस पर गौतमी पुत्र का नाम लिखा हुआ है। सिक्के मैंने जारी किए, बाद में आपका नाम उस पर अंकित है। ये क्या दर्शाता है कि जो सिक्के नहपान ने चलाए थे वह सिक्कों पर अगर गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम अंकित कैसे हो गया? क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित कर दिया और उसी के सिक्कों पर उसने अपना नाम लिखकर पुणे चलवाया था। तो नहपान को पराजित करके जोगलथंबी से जो सिक्के मिले, उन सिक्कों से पता चलता है कि इन्होंने इसको पराजित किया। प्रमाण है, सिक्के भी इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इसके बाद अगर शकों का नाम आता है, सबसे महत्वपूर्ण शासक है, तो उसमें नाम आता है रुद्रदमन का। रुद्रदमन या दामन एक ही बात है, दमन लिखो तो भी सही है, दामन लिख दो तो भी सही है। रुद्रदमन का,
रुद्रदामन एक महत्वपूर्ण प्रजापालक शासक था, ठीक है। विशाल साम्राज्य को इसने, भारत के विशाल साम्राज्य पर इसका अधिकार था। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रुद्रदामन की जो है वो है रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ में जो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ का लेख जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, शिलालेख जूनागढ़ रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। जूनागढ़ गुजरात में। एक विदेशी होते हुए रुद्रदामन ने भारत का पहला एक महत्वपूर्ण विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया लेख है। विदेशी होकर संस्कृत भाषा को महत्व देना निस्संदेह उसको भारतीयता को नागरिकता साबित करता है, यानी विदेशी होकर भारतीय। इस जूनागढ़ लेख से रुद्रदामन की उपलब्धियां, उसकी विजय, उसके साम्राज्य की जानकारी मिलती है। साथ ही रुद्रदामन के इस जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी अपने शासनकाल में। गुजरात के अंदर जूनागढ़ में सुदर्शन झील बनवाई थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। रुद्रदामन के शासनकाल में आते आते अतिवृष्टि से, भारी बरसात होने से इसका तटबंध टूट गया था। तटबंध टूट जाने पर इसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था, जो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पुनर्निर्माण में खर्च अधिक था। रुद्रदामन के अधिकारियों ने ये बताया कि इतना खर्च जनता वहन नहीं कर सकती। तो रुद्रदामन जो एक विदेशी था, उसने क्या किया? अपने निजी कोष से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, अपने पैसे से। ऐसे शासक कहां है आज? मिलते हैं, मुश्किल। और किसी भी प्रकार का कोई टैक्स, कर जनता पर अतिरिक्त नहीं लगाया। आज होते तो जीएसटी कब का लग चुका होता है। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने, तो ये उसके बाद रुद्रदामन और नहपान के बाद कोई विशेष शासक नहीं रहे और 305 ईस्वी तक जाते जाते ये पराजित हो गए और एक के बाद एक नया राजवंश भारत में स्थापित हुआ। शकों के साथ अगर हम बात करते हैं तो दूसरे हैं, इसके बाद है हूण। हूण भी एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। हूण भी एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं भारत में। इनका बड़ा प्रभाव रहा है भारत में। हूण भी एक मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। क्रूर, खानाबदोश, आदि मानव जैसे जंगली थे। अपने आप को दैत्य के नाम से पुकारते थे, राक्षस। जहां जाते थे तैस नैस। बर्बर, क्रूर, मध्य एशिया की यह भी जाति, खानाबदोश जाति, मध्य एशिया की खानाबदोश। खानाबदोश का क्या मतलब होता है? भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे, आदि मानव जैसे। तो ये खाने की तलाश में मारना, लूटपाट, आग लगा देना, बहुत क्रूर मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, आदि मानव जैसी। लेकिन भारतीय संस्कृति से आकर क्या टकराए? के इंसान बन गए, मानव बन गए। ठीक है। तो मध्य एशिया की एक हूण जाति, ये भी उत्तर पश्चिम क्षेत्र से इधर से एंटर हुई भारत में। यही रास्ता था, समुद्र से तो आ नहीं पाए। ठीक है। तो एक के बाद एक ये बर्बर कह दो, क्रूर कह दो, अत्याचारी कह दो, ये अपने आप को दैत्य कहते थे। क्या कहते थे? दैत्य, राक्षस। और राक्षस तान ध्यान है, ज्यादा जट कल्याण करते ही जाए। तो ये लोग भी भारत पर आए। एक विशाल साम्राज्य तो इनका स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन इनके बारे में सबसे पहली बार आक्रमण है गुप्त वंश के स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के काल में हूणों का
आक्रमण प्रारंभ हुआ, आक्रमण प्रारंभ हुए। स्कंदगुप्त के काल में हुणों का आक्रमण प्रारंभ हुए, लेकिन स्कंदगुप्त ने उन्हें असफल कर दिया, सफलता नहीं मिलने दी, असफल प्रयास रहा स्कंदगुप्त ने। जब तक स्कंदगुप्त जीवित रहा हुण आगे नहीं बढ़े। गुप्त काल हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से स्कंदगुप्त ने हुणों का प्रतिरोध किया था। स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद हुण भारत की ओर आगे बढ़े। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुण आगे बढ़े और हुणों का नेता था तोरमान। कौन था? तोरमान। हुणों का एक नेता था जिसका नाम था तोरमान। ठीक है, तोरमान के नेतृत्व में हुण आए, आक्रमण किया और भारत में प्रवेश कर गए। तोरमान हुणों का नेता था, सेनापति था, उसने भारत पर विजय प्राप्त की और भारत में प्रवेश कर गया। तोरमान के बाद एक महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसका नाम था मिहिरकुल। कौन था? मिहिरकुल। मिहिरकुल एक महत्वपूर्ण शासक रहा हुणों का, और उसको बौद्ध धर्म से, बौद्ध जो भिक्षु थे उनसे बहुत बड़ी घृणा थी। बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध भिक्षु जी को महात्मा बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रचलन किया था। उसके बाद भारत में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा सभ्यता संस्कृति में बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एक महत्वपूर्ण धर्म माना जाता है। सरल, स्वाभाविक, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक जीवन में उसको आसानी से कोई भी धर्म का व्यक्ति उसे आसानी से अपना सकता था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं बहुत सरल थी। तो बौद्ध धर्म एक के बाद एक बहुत विकसित हो गया था भारत में विशालता के साथ और विश्व में भी फैला। आप देखते हैं आगे। तो मिहिरकुल जब यहाँ का शासक बना तो उसे इससे बहुत बड़ी घृणा थी। तो इसने इनाम रखा था, जो भी बौद्ध भिक्षुओं का सिर लेकर आएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का घृणा करता था। बौद्धों को मारने की इसने अभियान चलाया था कि किस प्रकार से बौद्धों को मारा जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस हुण आक्रमण का प्रभाव जो है वो है गुप्त साम्राज्य का पतन। गुप्त साम्राज्य का पतन। हुणों के आक्रमण से सबसे बड़ी उपलब्धि हुणों की ये रही, या भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाने वाला वंश, गुप्त वंश, हुणों के आक्रमण के कारण पतन की ओर अग्रसर हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं तो कुषाण। कुषाण भी एक विदेशी जाति थी। ठीक है, कुषाण। ठीक है, कुषाणों को यूची भी कहा जाता है। यूची ये चीन की जाति थी, यहां की जाति थी। चीन, भारत के पास ये वाला प्रदेश चीन का ही, आपको पता ही। मथुरा लिख दी, डॉट कर दिया मैंने, इसको इधर लिख देते हैं मथुरा। ठीक है ना, तो ये मथुरा। ठीक है, तो ये चीन है। तो चीन की एक भगाई हुई जाति थी और ये भागकर इस तरफ आगे चले गए। ठीक है, और वहां से पार्थिया को जीतते हुए ये भारत की ओर एंटर हुए। ठीक है, यूची कबीले से संबंधित थे चीन के। यूची कबीले से संबंधित थे। कुषाण शासकों में सबसे पहला नाम आता है जिसका नाम था कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस संस्थापक था। ठीक है, संस्थापक था किसका? कुषाण वंश का। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसस। ठीक है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक का नाम आता है, वह है विम कड़फिसस। विम कड़फिसस सेकंड महत्वपूर्ण शासक।
भीम कड़फिस सेकंड द्वितीय महत्वपूर्ण शासक था। भारत में सबसे पहले सोने के लेखयुक्त सिक्के, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के, लेखयुक्त सोने के सिक्के जिस पर शासकों का नाम था, ठीक है, लेखयुक्त सोने के सिक्के, सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन किसने किया? कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के का प्रचलन, ठीक है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण शासकों ने। किस कुषाण शासक ने चलाए? तो भीम कड़फिस सेकंड ने, याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, जो भीम कड़फिस का सिक्का है उस पर उसका नाम अंकित है, ठीक है। ये इस तरफ से चीन से इस तरफ गए तो ये ना इस तरफ अगर हम देखें तो ईरानी देवताओं से संबंधित हो गया, क्योंकि ईरान से होकर इधर अभी अपने पार्थ्या को जीतते हुए इंडिया में आए, तो ये ईरानी संस्कृति से संबंधित थे, चीन से भी संबंधित थे। तो इनके सिक्कों पर चीन का देवतुल्य ऐसे उपाधियां मिलती है। यहूर मजदा जो ईरानी देवता है, उन देवताओं के नाम के भी सिक्के मिलते हैं। और फिर ये जब भारत में एंटर हुए तो इन्होंने भारतीय देवी देवताओं के नाम से सिक्के जारी किए। तो इनके सिक्कों पर सामान्यतः पहले वैदिक इधर से एंटर हुए, ठीक है, तो वैदिक देवी देवताओं के नाम उपलब्ध होते हैं। उसके बाद जब ये भारतीयकरण हो गया तो शिव के, नंदी के, त्रिशूल के, ठीक है ना, तो शिव के भी सिक्के इनसे प्राप्त होते हैं। आगे क्योंकि कुषाणों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है सोने के सिक्के, इंपॉर्टेंट बात। इनके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वह था कनिष्क, कुषाण वंश का महानतम शासक और भारतीय इतिहास का भी एक महान शासक कनिष्क। विदेशी था लेकिन भारत में आने पर भारतीयकरण हो गया, उसने हमारे संस्कृति आत्मसात हो गया हमारे संस्कृति के साथ। कनिष्क को भारतीय इतिहास में दूसरा अशोक कहा जाता है। द्वितीय अशोक, अशोक सम्राट अशोक, आज हम देखते हैं हमारा राज चिन्ह अशोक स्तंभ सम्राट अशोक की देन, ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से जो लिया गया है वो भी उन्हीं की देन। तो बौद्ध धर्म का संरक्षण करने के लिए इसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कनिष्क ने एक के बाद एक अपना भारत में साम्राज्य स्थापित किया। तो कनिष्क की राजधानी पहले पेशावर थी, पाकिस्तान में। कहाँ? पेशावर। कनिष्क की अगर राजधानी की पूछे आपसे कि कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पहली राजधानी तो उसकी पेशावर, ठीक है, और दूसरी मथुरा। दो राजधानी थी उसकी, पहली पेशावर और दूसरी मथुरा। एक के बाद एक कनिष्क ने भारतीय प्रदेशों को विजित किया। जब उसने पाटलिपुत्र को जीता, हमने पढ़ा था मगध को, यह मगध, ठीक है, और मगध में यहां जगह है वो पाटलिपुत्र, ठीक है, जिसे आज वर्तमान में पटना कहते हैं, ठीक है। तो ये पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण रहा। मगध जनपद में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से गणानंद फिर मौर्य, ठीक है। तो पाटलिपुत्र को जीता, तो पाटलिपुत्र को उन्होंने दंडात्मक कर लगाया था वहां पर, लेकिन शासक वहां कर नहीं दे पाए। तो वहां वो महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक विद्वान जो महत्वपूर्ण था वह था अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। अश्वघोष को वह अपने साथ ले गया। ये बहुत बड़ा बौद्ध विद्वान था। बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध से जीवन की घटनाओं का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बुद्ध चरित्र की रचना, सारिपुत्र प्रकरण की, सौंदरानंद, महत्वपूर्ण विद्वान जब कनिष्क के साथ रहा, कनिष्क को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी तो कनिष्क बौद्ध बन गया और फिर उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो कनिष्क के शासनकाल की सबसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? ठीक है, क्या उसने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। 3-4 बौद्ध संगतियां हुई है। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था, संगति का
आयोजन कहाँ किया? कश्मीर। सबका प्रसिद्ध है, सबको अच्छा लगता है, सब कश्मीर जाना चाहते हैं, सब कश्मीर को पाना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, ना भारत छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कश्मीर को भी कनिष्क ने जीता और कश्मीर में उसने कनिष्कपुर नगर बसाया था। आज भी वो कानीरपुर नगर बारामूला के पास कश्मीर में कनिष्क का ही बसाया हुआ है। तो कनिष्कपुर नगर भी कनिष्क ने बसाया था। तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। कहां करवाया? कश्मीर में। कश्मीर में कुंडल वन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। और इसका अध्यक्ष कौन था? अशोक घोष विद्वान था? नहीं, इसके दरबार में एक और विद्वान था जिसका नाम था वसुमित्र। वसुमित्र इसका अध्यक्ष था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। अशोक घोष इसका उपाध्यक्ष था। लंबा आयोजन हुआ, बौद्ध धर्म पर बहुत चर्चाएं हुई लंबे समय तक। लंबे समय तक चर्चा होने के बाद इस कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। सबसे बड़ी चौथी बौद्ध संगति की एक उपलब्धि थी कि बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, दो भागों में बंट गया। दो भाग, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, हीनयान तो वो लोग थे कि जिसमें उन्होंने महात्मा बुद्ध को एक पुरुष माना। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने पर ध्यान दिया। जबकि महायान में महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना जाने लगा, उनकी मूर्तियां लगाई जाने लगी और उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। कनिष्क ने एक के बाद एक उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान तक का क्षेत्र, इधर पाटलिपुत्र से आगे तक का क्षेत्र, चीन तक को विजित किया। एक के बाद एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया कनिष्क ने। विशाल साम्राज्य स्थापित करने से क्या हुआ कि उसके साम्राज्य में आर्थिक समृद्धि हुई, व्यापार पर अधिकार हो गया। एक के बाद समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई। सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, उधर हमारे व्यापार, इधर रोमन साम्राज्य के साथ हमारा व्यापार, व्यापारिक समृद्धि हुई। यहां से भारत की आर्थिक समृद्धि शुरू होती है और भारत सोने की चिड़िया बनता है, जिसका श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। चीन से होकर, ईरान से होकर रोम जाने वाला महत्वपूर्ण एक मार्ग था जिसका नाम था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग पर भी अधिकार हो गया। चीन से रोम जाने वाले रेशम मार्ग पर भारतीय व्यापारी क्या हो गए? मध्यस्थ हो गए। चीन से रेशम खरीदते, अटीनु खरीदियो, बट्टी ने दे दियो और बीच में मुनाफा कमाता भारी। कहने का मतलब यह है कि कुषाण शासकों से ही या कनिष्क से ही हम देखें तो हम एक के बाद आर्थिक रूप से रेशम मार्ग पर व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, तो यहां से आर्थिक समृद्धि का युग प्रारंभ होता है भारत में। आर्थिक समृद्धि, यहीं से भारत सोने की चिड़िया बनना शुरू होता है। इससे पहले नहीं। पहले तब देखा सोने का सिक्का ही कौन है? सिक्के आर्थिक स्थिति बताता है। तांबे का सिक्का है, कांस्य रहा है, पित्तल रहा है, चांदी रहा है, सोने रहा है। सोने रहा तो आर्थिक समृद्धि है, स्वाभाविक है ना? नहीं तो आर्थिक समृद्धि नहीं है तो सिक्के की स्थिति कमजोर होती जाएगी। तो सोने के सिक्के चलना भी ये भी दर्शाता है कि यहाँ आर्थिक समृद्धि का युग प्रारंभ हुआ। किसके शासनकाल में? कुषाणों के शासनकाल में। कनिष्क एक महत्वपूर्ण शासक। कनिष्क ने सिर्फ अपना साम्राज्य विस्तार नहीं किया, आर्थिक समृद्धि भी प्राप्त नहीं की। भारतीय इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण जो शासक होते हैं उनकी उपलब्धि होती है साहित्य, विद्वानों को संरक्षण देना, साहित्य की रचना। तो कनिष्क के काल में बहुत सारे महत्वपूर्ण विद्वान हुए। ठीक है, तो कनिष्क ने बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दिया। कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, दो तपस्या में आएगा वसुमित्र, अशोक घोष, तो अपन लिख ही सका। ठीक है, इसके अतिरिक्त
पारश्व, वैश्वामित्र, अश्वघोष, पारश्व। दूसरा महत्वपूर्ण शासक विद्वान नागार्जुन, नागार्जुन, ठीक है, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। शून्यवाद का, सापेक्षतावाद का सिद्धांत नागार्जुन की देन है। कनिष्क के दरबार के महत्वपूर्ण गणितज्ञ, ठीक है। पाइथागोरस ने बहुत सारी बातें तो ये नागार्जुन से ली है सीधी सीधी। तो सापेक्षता का, शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन गणितज्ञ थे, ठीक है। नेक्स्ट चरक, ठीक है। नागार्जुन को इंडियन आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीसरा चरक, चरक बहुत बड़े चिकित्सक थे। चरक द्वारा लिखित ग्रंथ चरक संहिता आयुर्विज्ञान का बहुत बड़ा कोश है, चरक संहिता। चरक चिकित्सक को कनिष्क के काल के महत्वपूर्ण, पूछा जा सकता है कनिष्क के काल में प्रमुख चिकित्सक कौन था? चरक, ठीक है। सुश्रुत, सुश्रुत भी चरक के शासन, कनिष्क के शासन काल के महत्वपूर्ण चिकित्सक थे। चरक और सुश्रुत दो महत्वपूर्ण राजकीय वेद थे एक तरह से, चरक और सुश्रुत, ठीक है। तो पारश्व है, नागार्जुन है, चरक है, सुश्रुत है। चरक और सुश्रुत चिकित्सक, नागार्जुन गणितज्ञ, पारश्व विद्वान, अश्वघोष बौद्ध धर्म के बहुत बड़े दार्शनिक, ठीक है। अश्वघोष को बौद्ध धर्म के बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद नंद, शारीपुत्र प्रकरण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। वैश्वामित्र महत्वपूर्ण विद्वान। कनिष्क की सबसे बड़ी उपलब्धि जब कनिष्क शासक बनता है, जब उसका राज्याभिषेक होता है, वो कनिष्क का शासन काल 78 ईस्वी पूर्व ईस्वी में एक नया संवत चलाया, शक संवत के नाम से, ठीक है। कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया? शक संवत। कब चलाया? 78 ईस्वी। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। कब चलाया? 78, जब उसका राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार अगर देखें तो कनिष्क ने एक बड़ा साम्राज्य जीता। विजेताओं के साथ साथ उसके व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, आर्थिक समृद्धि का युग शुरू हुआ रोम के साथ। इधर हमारे इंडिया से इस तरफ हम देखते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया में सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, वहां से हमारे व्यापारिक समृद्धि हुई। यहाँ से हमारे देश में आर्थिक समृद्धि से भारत सोने की चिड़िया कहलाने लगा और लंबे समय तक भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता रहा। यहाँ से कनिष्क से लेकर आगे हम देखेंगे, फिर गुप्त काल में समृद्धि आई, हर्षवर्धन के बारे में, और उसके बाद में भी और लंबा इतिहास है भारत का। अंग्रेजों के आने तक भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना, यहाँ से आर्थिक समृद्धि का युग शुरू होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार इतिहास में कि प्राचीन काल के किस वंश को आर्थिक समृद्धि का युग मानेंगे? तो है कुषाण वंश को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बाह्य आक्रमण में शक, हूण और कुषाणों के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से बाह्य जातियां थी और भारत में आकर भारतीयता के गुण उनमें विकसित हो गए, हमारी संस्कृति के साथ उनका आत्मसात हो गया और हम भारत के साथ इनका एक के बाद एक युग समाप्त हुआ। इसका कुषाणों का फिर आता है आत्मसातीकरण। क्या होता है? आत्मसात होता है कि हम किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं। हमने देखा कि बर्बर जातियां थी, क्रूर जातियां थी। हूणों के बारे में तुम देखें तो दैत्य थे, राक्षस थे। फिर भी जब वो भारतीयता के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े, हमारी संस्कृति को समझा, तो भारतीय बन गए। विदेशी होते हुए भारतीय बन गए और भारत के विकास में ही योगदान दिया। हम देखा रुद्रदामन के बारे में, किस प्रकार ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा के जनता हित का परिचय दिया, विशुद्ध संस्कृत भाषा का। कुषाणों को देखें तो ईरान से आए, चीन से, उन देवी देवताओं से पहले वैदिक धर्म को माना, फिर शैव को, और आगे चलकर कनिष्क को देखा बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और बौद्ध धर्म को विश्व में पहुंचाने की
कार्य किया, अशोक के बाद दूसरे अशोक के नाम से कनिष्क, ठीक है। तो इस प्रकार से आत्मसात हुआ, जो भी विदेशी जनजातियां या वंश भारत में आए, भारतीय संस्कृति के साथ अपने आप को घुल मिल गए, वह हुआ आत्मसातीकरण। आज इतना ही, फिर आगे अध्याय पूरा हो गया, ठीक है। कल नेक्स्ट अध्याय करेंगे। क्वेश्चन आंसर देखना, टॉपिक्स में जो बताए हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। एक अध्याय नोट करते जाना, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको कमेंट्स करना कि क्या प्रॉब्लम हुई। समस्याएं जो भी आती है, समस्याएं आएगी, अच्छे कार्य करोगे तो समस्याएं आएगी, अच्छे कार्य नहीं करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए देखते हैं, जो भी समस्या होगी तो फिर सॉल्व हो जाएगी और होती रहेगी, ठीक है। इतना ही।